Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed and we have completed chapter number 7 cell cycle class inter. आज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर से, दैट इज वैरायटी ऑफ लाइफ. Section number 3, biodiversity. Biodiversity means distribution of life in the biosphere. हमारे इस बायोस्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइफ की, जिन कैटेगरीज में, जिन लेवल्स में लाइफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिन फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ की, तो वैरायटी का मतलब होता है काइंड्स आर टाइप्स. जब हम टाइप्स और काइंड्स की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ लाइफ, या वी कैन से दैट टाइप्स आर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स या टाइप्स की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है वैरायटीज, क्योंकि वैरायटी का मतलब ही काइंड या टाइप होता है. जब हम काइंड्स या टाइप्स देखते हैं लिविंग बीइंग्स की इन द बायोस्फीयर, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो याद रखिएगा हम डील करते हैं टैक्सोनॉमी के साथ. और टैक्सोनॉमी वो साइंस है जिसे साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. शॉर्ट सी बात है, जब हम क्लासिफिकेशन की बात, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. तो बेटे याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन which means the grouping and subgrouping of living beings. क्लासिफिकेशन का ताल्लुक होता है groupings and subgrouping groupings of living organisms. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग हम करते हैं, दैट प्रोसेस सेड टू बी क्लासिफिकेशन. जिस तरह आपने देखा होगा कि हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई जब करते हैं, आपकी एकेडमी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, कोई क्लास 9th का होता है, कोई फर्स्ट ईयर का होता है, कोई इंटर का होता है, या कोई इंट्रोडक्स के हवाले से. लेकिन स्टूडेंट सब हैं, जब हम उन्हें क्लासिफिकेशन लेवल पर लेकर आते हैं तो या तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं फर्स्ट इंटर लेवल पर, प्री मेडिकल, देन प्री इंजीनियरिंग, या फिर हम डिवाइड करते हैं क्लास 9th, क्लास मैट्रिक, क्लास फर्स्ट ईयर एंड क्लास सेकंड ईयर, दैट इज कॉल्ड इंटर. इसी तरह आपकी ग्रुपिंग की जाती है, आपको क्लासिफाई कर दिया जाता है, और आपका ग्रुप, आपका बैच, फिर वो बैच 1 है, बैच 2 है, बैच 3 है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है, और क्लास में फिर आपको आपके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है. इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. इसी तरह हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग बीइंग्स की, ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग करते हैं. अब इस ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग में जो बेसिस बनाई जाती हैं, वो ऑन दी बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities. अब similarities और dissimilarities जो है
ये होती है कैरेक्टर वाइज। जब हम क्लासीफाई करते हैं कैरेक्टर वाइज सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देखते हैं तो हम ग्रुप्स बनाते हैं। अगर तो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो एक ही ग्रुप में रखेंगे, अगर डिफरेंट कैरेक्टर है, डिसिमिलैरिटीज ज्यादा हैं, तो हम उसका ग्रुप कर देते हैं चेंज। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरह क्लासिफिकेशन साइंस को हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं, और टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग देते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। इसलिए जनरली यहाँ पर हम साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को भी टैक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है। अब ये जो हम सिमिलैरिटीज देखते हैं और डिसिमिलैरिटीज देख रहे हैं, ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज किस चीज की हैं, दी कैरेक्टर्स। तो याद रखिएगा कैरेक्टर जो है, हम कैरेक्टर वाइज सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देख रहे हैं। तो कैरेक्टर्स कहा जाता है कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट, कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्म है, उसकी स्ट्रक्चर है या उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करे, उस एट्रीब्यूट को आप कैरेक्टर का नाम देंगे। इट इज अ एट्रीब्यूट और वी कैन से दैट डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो के विच रेफर्स to the form, structure as well as the behavior of particular organism, or we can say that generally the organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, फॉर्म, स्ट्रक्चर या बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाला फ्रेज या एट्रीब्यूट, उसे हम कैरेक्टर का नाम देते हैं। तो हम कैरेक्टर वाइज सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखते हुए लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करते हैं। ये साइंस को मैंने पहले बताया आपको कि हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि काइंड्स और टाइप्स जो है वो लाइफ हमारी इस यूनिवर्स में कितनी काइंड्स एंड टाइप्स पर मुश्तमिल है। तो जब हम इन कैरेक्टर्स की, और टैक्सोनॉमी डील करती है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, इट मींस एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स पर। तो जब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स की, तो याद रखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स से ही हमें अंदाजा होता है कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। अब जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक कोई भी कैरेक्टर देखते हैं और देन देखते हैं उसकी एक्सप्रेशन। बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ कैरेक्टर्स, जिस तरह आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है, दी कोरोला कलर। अब कोरोला कलर क्या है, एक कैरेक्टर है। कोरोला कलर क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। और कोरोला कलर का रेड होना दैट इज एक्सप्रेशन। अब कोरोला कहते हैं, यू नो वेरी वेल, जितनी भी कलेक्टिवली पेटल्स होती हैं लीव्स में, दैट इज कॉल्ड एज कोरोला, और उस कोरोला कलर का रेड होना दैट इज एक्सप्रेशन। अब वो रेड भी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल ब्लू होना दैट इज एक्सप्रेशन, येलो होना दैट इज एक्सप्रेशन। तो हम कैरेक्टर, कलर को कैरेक्टर कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो दैट इज ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप क्या है, एक कैरेक्टर है, और ब्लड ग्रुप ए आर बी या ए बी होना या फिर ओ होना दैट इज द एक्सप्रेशन। इस तरह बहुत सारे पर्सन हैं, हम चाहते हैं उनको ब्लड ग्रुपिंग बेसिस पर अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए, या उनकी ग्रुपिंग की जाए। तो हम उनका जब ब्लड ग्रुप देखते हैं उसमें एंटीजीन देखते हैं। जिनके पास एंटीजीन ए होता है उसको ब्लड ग्रुप ए में रख देते हैं, जिनके पास बी होता है उनको ब्लड ग्रुप बी में रख देते हैं, जिनके पास दोनों एंटीजीन होते हैं उनके पास उन्हें दोनों में रखेंगे, उन्हें रखेंगे ए बी में। और जिनके पास एंटीजीन नहीं होगा हम कहेंगे दिस इज ब्लड ग्रुप डी ओ। तो इसी तरह हमारे पास
जो है वो इन केस ऑफ प्लांट्स में अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें तो दैट इज दी पेटल लेंथ। पेटल्स आपको पता है कलर लीव्स को कहते हैं, लेकिन जो पेटल लेंथ दैट इज दी 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये इसकी एक्सप्रेशन है। तो इसी तरह जब हम कैरेक्टर्स और एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का अंदाजा होता है और हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर तो सिमिलैरिटीज ज्यादा हैं तो हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, और डिसिमिलैरिटीज ज्यादा हैं तो हम उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं दी नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो याद रखिएगा नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेटा नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो हम लिविंग बीइंग्स के दरमियान टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को देखने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं, एज वेल एज हार्मफुल एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए किसी भी लिविंग बीइंग के हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे नाम देते हैं। तो दीज आर द नीड्स। अब नीड्स क्या, लिविंग बीइंग्स तो बहुत सारे, लेकिन हम उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए, उन्हें क्लासिफिकेशन के लिए, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास कहलाती है नीड्स ऑफ। यानी एक तो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे सिमिलरिटीज कौन सी, दूसरा डिसिमिलरिटीज कौन सी हैं। देन हम देखेंगे उसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स कौन से हैं और उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, ताकि उसे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि दिस लिविंग बीइंग इज beneficial for us or harmful for us, which type of characters are beneficial and which type of character are harmful. So these are the needs. लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो बेटा याद रखिएगा जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेटा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यू नो वेरी वेल, क्लासिफिकेशन में हम लोग कैरेक्टर्स और उसकी एक्सप्रेशन देखते हैं, कोई ना कोई बेस बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कि आपको अगर क्लासिफाई किया जाता है आपके जो है वो सेंटर में, ये दिस इज एमकैट बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो आपकी ये क्या है, बैच 1 जो है उसके स्टूडेंट बैच 2 से डिफरेंट हैं, उनका कोर्सेज के हवाले से, उनके टीचर्स के हवाले से डिफरेंसेस होगा, या फिर प्री मेडिकल वाले, प्री इंजीनियरिंग वालों के से डिफरेंट हैं। तो याद रखिएगा हम बेस बनाते हैं, यहाँ पर हम बेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम स्टूडेंट ग्रुप बना देते हैं प्री इंजीनियरिंग, इट मींस वो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और दूसरा प्री मेडिकल, इट मींस वो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हमने कोर्स को बेस बनाया। इसी तरह जब हम लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसकी बेसिस बनाते हैं। जैसा कि अगर हम बेसिस की बात करें, जो आपकी बुक में बेसिस डिस्क्राइब की गई हैं, दैट इज नंबर 1 होमोलॉजी, दूसरी है बायो केमिस्ट्री, और तीसरी है साइटोलॉजी, और जो चौथी बेस है दैट इज जेनेटिक्स। ओके, तो ये हमारे पास बेसिस हैं, जिन बेसिस पर हम मोस्टली क्लासिफाई करते हैं लिविंग बीइंग को, जिन्हें स्टेप वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे। जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो याद रखिएगा, हमने सबसे पहले जो देख रहे हैं दैट इज होमोलॉजी। नंबर फर्स्ट बेस देखेंगे होमोलॉजी। याद रखिएगा होमोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, या साइंस ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, साइंस ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स।
जब हम होमोलॉगस ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द होमोलॉजी। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या है, याद रखिएगा। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है, होमोलॉगस ऑर्गन्स, तो बेटा होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन्स जिनकी ऑर्गन्स सिमिलर इन origin, anatomical structure, ठीक, but different in, or we can say that differ in functions। तो वो ऑर्गन जिनके फंक्शन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, लेकिन ओरिजिन एज वेल एज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स को बेस बनाते हुए भी हम क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है फ्लैपर ऑफ व्हेल, ओके, एज वेल एज द wings of bat, then the forelimbs of cat and arms of man। तो बेटा याद रखिएगा ये वो ऑर्गन है जिनका ओरिजिन सेम है। ओरिजिन मींस दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर बेस ऑफ नेक एंड फ्रॉम द अपर थोरेसिक रीजन, और इनकी जो एनाटॉमी होती है, जो बोन्स अरेंजमेंट होती है, वो नियर बाय सेम होती है। अब ओरिजिन भी सेम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी सेम है, बट दे आर फंक्शन वाइज डिफरेंट। जैसा कि फ्लैपर ऑफ व्हेल यूज फॉर स्विमिंग, the wings of bat for flying, the forelimbs of cat for walking, and arms of man for catching, for holding, for grasping and different purpose। अब देखें इनके फंक्शन बहुत सारे डिफरेंट हैं, फंक्शन डिफरेंट है लेकिन एनाटॉमिकल अरेंजमेंट सेम है। तो इसी बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास व्हेल, बैट, कैट, मैन, ये चारों एक ही क्लास से ताल्लुक रखते हैं, दैट इज क्लास मैमिलिया। तो इसी तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं होमोलॉगस ऑर्गन की बेसिस पर भी। देन हमारे पास है बायो केमिस्ट्री। तो सेकंड बेस हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, जिसे आप बायोकेमिकल बेस का नाम भी देते हैं। तो याद रखिएगा बायोकेमिकल बेस जो है इसमें हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग बीइंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इसलिए बायोकेमिकल बेसिस कहते हैं। हम क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं, और इसमें जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक्स है क्रोमैटोग्राफी, और अदर टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरोसिस। याद रखिएगा इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड क्रोमेटोग्राफिक बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग बीइंग्स को, क्लासिफाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रो एज वेल एज इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड क्रोमेटोग्राफी, इससे हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। इसमें याद रखिएगा बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स एज वेल एज प्रोटीन्स में याद रखिएगा एंटीबॉडीज आ जाती हैं, एंटीबॉडीज आती हैं, एज वेल एज एंटीजीन्स आते हैं,
इसी तरह एंटीबॉडी की बेस पर, एंटीजीन की बेस पर या बायोमोलिकुलर बेसिस पर। अब हम जब दो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, हम हो सकता है दो ऑर्गेनिज्म की जो मेम्ब्रेन है उनकी प्रोटीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है दो ऑर्गेनिज्म के ब्लड में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन, उससे कंपेयर करके भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजीन, अगर हम ब्लड ग्रुपिंग बेस पर क्लासीफाई करना चाह रहे हैं तो हम एंटीजीन को देख रहे होते हैं कि अगर एंटीजीन ए है तो ब्लड ग्रुप ए के पर्सन है, बी है तो बी के पर्सन है, और ए बी है तो ए बी दोनों ए बी ग्रुप के पर्सन है। अगर एंटीजीन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ के पर्सन है। तो इसी तरह हम बायोकेमिकल बेसिस पर भी क्लासीफाई करते हैं लिविंग बीइंग को, और इस बायोकेमिकल जो प्रोसेस है इसमें जो हम परफॉर्म करते हैं या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के जरिए या फिर बाय दी क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट हमारे पास जो है बेस है, दैट इज दी साइटोलॉजी। तो बेटा साइटोलॉजी यू नो वेरी वेल, जिसे हम नाम देते हैं ऑन द बेस सेलुलर बेसिस। याद रखिएगा साइटोलॉजी मींस द सेलुलर बेसिस, और इससे आप वाकिफ हैं कि साइटोलॉजी में हम देखते हैं सेल, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स, और वी कैन से दैट सेलुलर कंपोनेंट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। तो इन केस ऑफ साइटोलॉजी, जब हम साइटोलॉजी की तरफ गए तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करते सेल्स का। जैसा कि यू नो वेरी वेल हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब यहां पर देखें दोनों के सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल हैं, लेकिन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया से क्वाइट डिफरेंट होता है। उसके रीजन ये होते हैं कि ओवरऑल शेप तो देखी जाए तो अब हम देखें कि बैक्टीरिया को बैक्टीरियल स्ट्रक्चर अगर देखें तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में एज वेल एज जो साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है इसमें एक काफी बड़ा डिफरेंस नजर आता है, जिस बेस पर हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया में यू नो वेरी वेल यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसा कि क्लोरोफिल का होना, देन ख़ास तौर पर जो साइटोप्लाज्म है उसका डिफरेंशिएट होना दो रीजन में, जिसको सेंट्रोप्लाज्म एज वेल एज द क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, जब हम साइटोलॉजिकल सेल स्ट्रक्चर बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, इसी तरह मींस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम क्लासीफाई करते हैं। अब प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोटिक सेल होगा उनके पास, यूकैरियोट्स के पास यूकैरियोटिक सेल होगा, सेलुलर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी होंगे। इसी तरह आगे हम जाएं तो हम क्लासीफाई करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस। अब यहाँ पर न्यूक्लियस ना होना और न्यूक्लियस होने की बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फिर एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया की, तो यहाँ बैक्टीरिया के पास याद रखिएगा कि यहाँ बैक्टीरिया के पास जो है सेल स्ट्रक्चर ये है, और यूकैरियोट्स के पास फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ न्यूक्लियस भी मौजूद है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर ना तो न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, तो इससे हम कह रहे हैं प्रोकैरियोट और इससे कह रहे हैं यूकैरियोट्स। इसका मतलब सेल स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है, सेलुलर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, यानी साइटोलॉजिकल डिफरेंस है, इसलिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ अब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बेसिस पर याद रखिएगा ऑन दी अब क्रोमोसोमल डिफरेंस किस बेस पर, क्रोमोसोमल डिफरेंस। अब क्रोमोसोमल डिफरेंस की बेस पर यू नो वेरी वेल लोकस्ट एंड ग्रासहॉपर दोनों में डिफरेंस बनेगा। ग्रासहॉपर, इसी तरह हाउस फ्लाई, हनी बीज। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं ये भी सेलुलर स्टडीज में आते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोमल नंबर की बेसिस पर बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो जब साइटोलॉजिकल बेसिस देखी तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर बेस, और सेलुलर बेस पर भी लिविंग बीइंग को क्लासिफाई किया जा सकता है। अब हम देखते हैं द फोर्थ वन, दैट इज लास्ट वन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स कहते हैं द साइंस ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। क्या नाम देते हैं इसको? साइंस ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस। वो इंफॉर्मेशन जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन बेसिस पर जब हम क्लासीफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। लेकिन जो बेसिस आती कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, अब वो इन बेसिस को स्टोर और ट्रांसफर करते हैं जीन्स। आपने देखा होगा हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर नेटवर्क, और ये न्यूक्लियर नेटवर्क ब्रेक होता है इनटू द क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम को अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है डीएनए। क्या मौजूद होता है? डीएनए। अब डीएनए को अगर हम निकालते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर आती लाइक दिस, लैडर टाइप होती है, और डीएनए के ऊपर लगे होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए का बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो दीज आर दी जीन्स। तो अब हमारे पास जीन्स क्या है? जीन्स आर दी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती है, जिन्हें हम जीन्स का नाम देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है? इसको जीन का नाम दिया है। तो जब हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ डीएनए कंपैरिजन करते हैं दो लिविंग बीइंग की, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए, हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो हम उसे क्लासीफाई करते हैं। अब याद रखिएगा, इसी में जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक हम लेते हैं, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का नाम देते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या देख रहे होते हैं? सीक्वेंस देख रहे होते हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन लेंथ देख रहे होते हैं। जो अब आप स्टडी करेंगे डीएनए की, तो आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक डीएनए में कुछ नॉन जीन कैरिंग रीजन होते हैं, उनको इंट्रॉन कहते हैं, और जो जीन कैरिंग रीजन होते हैं उनको एक्सॉन कहते हैं। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारे पास एक डीएनए सेगमेंट है, और इसमें दिस इज जीन कैरिंग रीजन एंड दिस इज नॉन जीन कैरी रीजन। इसे हम नाम देते हैं एक्सॉन, और इसे हम नाम देते हैं इंट्रॉन। याद रखिएगा, इंट्रॉन और एक्सॉन की बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। ये जो लेंथ है, इंट्रॉन लेंथ स्पेशली, ये देखी जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। जिसकी कॉमन मिसाल देखें, जब कोई भी बड़ा डिजास्टर हो जाता है या कोई एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बॉडीज इस हद तक जल जाती हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहती, ना मेल और फीमेल में डिफरेंस रहता है, ना जो है आप किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर हम जो आइडेंटिफिकेशन फाइनल टूल निकालते हैं, दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसमें डीएनए टेस्ट होता है, और फिर हम उसे उनके वर्षा के हवाले, उसके जो डीएनए को कंपेयर करते हुए उनके जो पेरेंट्स जो होते हैं या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके डीएनए को कंपेयर करते हैं। अगर उनका डीएनए कंपैरिजन में आता है, मोस्ट ऑफ सिमिलरिटीज आती हैं इंट्रॉन लेंथ में, तो फिर हम उन्हें जो है वो बॉडी उनके सपोर्ट कर देते हैं कि भाई दिस इज योर रिलेटिव। तो इसी तरह डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, जो इट इज जो है वो यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज फॉर द क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम जो है, इट इज अ फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा, अगर अब फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें, तो बेटा
जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने पीछे देखा हम होमोलॉजिकल बेस भी बना रहे हैं, बायोकेमिकल बेसिस भी बना रहे हैं, साइटोलॉजिकल बेसिस भी बना रहे हैं। जब ये सारी बेसिस नाकाम हो जाती हैं तो फिर जो फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन है किसी भी आइडेंटिफिकेशन का, तो हम उसे लेते हैं जेनेटिक्स। तो इसलिए अगर आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपसे किया जाए कि फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो दैट इज द जेनेटिकल बेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस देख रहे होते हैं बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, या उनके जो फर्दर इंट्रॉन लेंथ है या एक्सॉन लेंथ है, जीन कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन, उसे कंपैरिजन करते हुए, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, तो हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसके बाद हमारे पास, याद रखिएगा, आता है प्रोसेस अब यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा याद रखिएगा, जब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यूनिट्स जो होता है दैट इज ग्रुपिंग। जब हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की याद रखिएगा कहा जाता है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स into grouping and their subgrouping. That type of arrangement is called as taxonomic hierarchy. और किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की का कोई जो एक यूनिट या लेवल होता है उसे हम नाम देते हैं टैक्सॉन। तो बेटा जब टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक यूनिट्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले स्पीशीज। तो याद रखिएगा स्पीशीज क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म similar physiologically and biochemically and can interbreed। इंटरब्रीड कहते हैं नस्ल बढ़ाने को। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड एंड सिमिलर फिजियोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली, सिमिलर इन फिजियोलॉजी एंड फिजिकल कैरेक्टर एज वेल एज स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप और इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पीशी का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है द यूनिट इज द जीनस। तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं जीनस की और जेनरा की, जेनरा कहते हैं प्लुरल में और सिंगुलर में कहा जाता है जीनस। तो बहुत सारी जो स्पीशीज हैं दैट इज कॉल्ड ग्रुप इनटू जीनस, इट इज द ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ग्रुप ऑफ स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज विच आर डिफरेंट, तो बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज मिलकर बनाती हैं जीनस। इसी तरह जीनस इनटू, बहुत सारी जीनस मिलकर बनाती हैं फैमिलीज और फैमिली। तो याद रखिएगा लिविंग बीइंग्स में, अब याद रखिएगा जीनस और वी कैन से दैट डिफरेंट जेनरा grouped into family बनाते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं ऑर्डर, नेक्स्ट यूनिट दैट इज द डिफरेंट
फैमिलीज जो हैं इनटू ऑर्डर्स, किस में जाती हैं? बहुत सारी फैमिलीज को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू ऑर्डर्स। इसी तरह याद रखिएगा जो ऑर्डर्स हैं दैट इज इनटू क्लास। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू क्लास, और बहुत सारी क्लासेस इनटू द फाइलम, और वी कैन से दैट डिवीजन। तो याद रखिएगा जब हम डिवीजन का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर फंगस, तो बहुत सारी जो हैं वो क्लासेस grouped into phylum, or we can say that division। तो यहां पर फाइलम किसमें क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं, ऑर्डर्स मिलकर क्लासेस बना रहे थे, और बहुत सारे फाइलम मिलकर बनाते हैं किंगडम। तो किंगडम क्या है? लार्जेस्ट एंड फाइनलाइज्ड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे फाइला और वी कैन से दैट द डिविजन्स। बेटा ये मिलकर क्या बनाती हैं? ये मिलकर बनाती हैं इनटू किंगडम। तो जो किंगडम बनते हैं वो बहुत सारे फाइला या डिवीजन मिलकर बनाते हैं। तो इसी तरह जब असेंडिंग ऑर्डर हम देखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, जब हम ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं उसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। और ईच यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की याद रखिएगा, इट इज अ ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसे डिसेंडिंग भी कहते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। जब लिविंग बींग्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्लासीफाई करते हैं ऑफ लिविंग बींग्स, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट्स या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट्स, तो कॉन्सेप्ट बनता है टैक्सॉन का। अब इसे कहेंगे टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बेटा टैक्सॉन कहते हैं ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की और हायरार्ची इज कॉल्ड टैक्सॉन। तो कोई भी एक, अब स्पीशी भी एक टैक्सॉन है क्योंकि ये हायरार्की का यूनिट है, जीनस भी एक टैक्सॉन है। तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर मौजूद जो भी एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सॉन, क्योंकि यहाँ यूनिट की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्डर ऑफ देख रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसा कि आपकी बुक में भी क्लासिफिकेशन की गई है, तो यहाँ पर हम क्लासीफाई करते हैं हाउस फ्लाई की टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखते हैं, हाउस फ्लाई। तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर एग्जांपल, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन को भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। तो सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, प्लांट और फंगस है तो हम एलजी का नाम देंगे, से हम नाम देंगे डिवीजन,
प्लांट और फंजाई में। देन इन केस ऑफ क्लास देन ऑर्डर देन फैमिली देन जीनस और देन स्पीशी। तो बेटा याद रखिएगा, जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं और हाउस फ्लाई की क्लास टैक्सोनॉमिक हायरार्की देख रहे हैं तो किंगडम जो है दैट इज एनीमिलिया, ठीक है। और इधर हम देखें फाइलम, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स। और हम क्लास की बात करें तो क्लास हेक्सापोडा 6 टांगों वाले, जिसे इंसेक्टा भी कहते हैं। अगर आपने हाउस फ्लाई कभी देखी हो तो देखिएगा उसकी 6 टांगे होती हैं, या हम देखें इंसेक्ट्स को तो उसकी 6 टांगे होती हैं, इसलिए इनको इंसेक्ट्स कहा जाता है। सेम एज हम देखें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है इसका डिप्टेरा यानी डेप्ट्रा, टेरॉन कहते हैं विंग्स को, मीन्स 2 विंग्स। इसकी फैमिली है मुसिडी, इसका जीनस है मस्का और इसकी स्पीशी है डोमेस्टिका। तो बेटे याद रखिएगा, ये हमारे पास किंगडम एनिमिलिया हाउस फ्लाई का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास हेक्सापोडा और इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा 2 विंग्स, फैमिली मुसिडी, जीनस मस्का और स्पीशी डोमेस्टिका। तो इसी तरह जब हम साइंटिफिक नेम देखेंगे, साइंटिफिक नेम या जिसको जूलॉजिकल नेम भी कह लें, जनरली हम साइंटिफिक नेम देते हैं। तो याद रखिएगा साइंटिफिक नेम बनेगा दैट इज दी मस्का डोमेस्टिका। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो साइंटिफिक नेम दिया गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसकी बेस पर? बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बेस पर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है द नेमिंग सिस्टम या 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम का नाम देते हैं, जिसे हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन यहां से थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि साइंटिफिक नेम में एक जीनस आता है और दूसरा डोमेस्टिक का, दोनों मिलकर यानी कि स्पीशी आती है। जिस तरह मस्का इज द जीनस एंड दी डोमेस्टिका इज द स्पीशी। 2 वर्ड्स मिलकर एक नाम बना रहे होते हैं मॉडर्न हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में। और तो साइंटिफिक नेम बनेगा हाउस फ्लाई का दी मस्का डोमेस्टिका। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे एंड देन किंगडम सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। इसमें 2 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम का जिक्र करेंगे। देन फिर मॉडर्न किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।